हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ प्रकाशन के ग्रुप डी रेलवे के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, जो तो ये जो है वीडियो इस ग्रुप का जो है प्रैक्टिस सेट का 6वां वीडियो होगा। इसके पहले इसके 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे सिर्फ साइंस के 25 क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 6वां प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन साइंस के ही देखने वाले हैं। और अगर इसके पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब इसका फ़ायदा जो है भरपूर तरीके से एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है ये बताना। ठीक है, अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। ठीक है, और इसके बाद 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, ये कितने वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और 1 घंटा जो होता है ये 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद इसको अगर हम बदलते हैं तो वाट को जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, और इंटू 60 जो ये मिनट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुणे 60 सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या सेकंड में बदल लेंगे, तो इसको अगर हम आउट डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे 3600 जूल। ठीक है, अगर हम गुणा कर देंगे फिर आ जाएगा ये 36 गुणे 2 जीरो इधर 3 जीरो इधर, तो 5 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3.6 गुणे 10 की घात, ये 5 जीरो है ये, और ये जो है ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भार की एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, भार माने वेट, वेट का एसआई मात्रक पूछा गया है, क्या होगा इसमें। तो एसआई पद्धति में अगर हम देखेंगे भार का मात्रक तो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन भी एक तरीके से क्या होता है, बल का ही होता है, मतलब कि द्रव्यमान। अगर भार बराबर देखेंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, न्यूटन। अब अगर हम इसमें बात करें, कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके एसआई मात्रक जो है जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, विद्युत ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ठीक है, तो ये कुछ मूलभूत जो भौतिक राशियाँ उनके मात्रक के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पादप जड़ों के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो पादप जो होता है यानी कि पौधे जड़ों के माध्यम से जो प्रक्रिया द्वारा अवशोषण करते हैं जल का, वो होता है श्यानता। क्या होता है, श्यानता। ठीक है, पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम की कोशाभित्त जो होती है पारिगम कला की तरह कार्य करती है। सबसे पहले मूल रोम की भित्ति मृदा विलयन में से जल का अंतःअवशोषण करती है। मृदा विलयन में जल का परासरण दाब जो होता है मूल रोम के परासरण से कम होता है, और इसी दाब अंतर के कारण मृदा का जल मूल रोम में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो जिस समय मूल रोम के पास स्थित मृदा का केशिका जल मूल रोमों द्वारा ले जाया जाता है, तो मूल रोम से दूर स्थित केशिका जल जो होता है ससंजक बल के कारण मूल रोम के पास आ जाता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार से पौधे जो है मृदा से जल का अवशोषण करते रहते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज़ है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये है। ठीक है, तो आवृत्ति दिया गया है 4 किलोहर्ट्ज़, इसको हम हर्ट्ज़ में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 से भाग कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे तो 4 हर्ट्ज़ आ जाएगा, 4000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। ठीक है, 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसके बाद तरंगदैर्घ्य जो दिया गया है लैम्डा हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर v बराबर जो होता है एन लैम्डा, इसको लगा देंगे, एन का मान दिया गया है 4000 गुणे 0.4 कर देंगे, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
1600 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। 1600 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका वेग। हमें निकालना क्या है, समय। दूरी दिया गया है, तो दूरी जो 3.2 किलोमीटर में दिया गया, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे और बटा चाल हो जाएगा 1600 मीटर पर सेकंड, तो इसको लिख देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 सेकंड, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो 2 गुणे 10, पॉइंट 2 गुणे 10 बराबर 2 सेकंड, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। मेन आपको फार्मूला आना चाहिए v बराबर एन लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आप v का मान निकालेंगे, इसके बाद चाल बराबर दूरी बटा समय से जो है निकाल लेंगे यहाँ से समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे, लैम्डा से, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एक वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है जब बहुत उच्च तापमान हो या उच्च दाब हो या कम दाब हो। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा बी पार्ट। केवल उच्च तापमान और कम दाब जब होता है, उच्च तापमान और कम दाब पर क्या होता है, वास्तविक गैस परफेक्ट गैस के नियम का पालन करती है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, एक अणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उससे उसे परमाणु संख्या निश्चय करते हैं, ठीक है। इसे जेड से डिनोट करते हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वास्तव में तत्वों के उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। इसके बारे में इसके पिछले वाले चैप्टर में जो है प्रैक्टिस सेट में बात हो चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर जो है अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर है डी पार्ट। कालन कायमा जो ऊतक होता है, कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, जीवित होती हैं, ठीक है। कालन कायमा स्थायी और सरल प्रकार का ऊतक होती हैं, ये कोशिकाएं जिसमें जीवित रहती हैं, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन कोनों पर क्या होता है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है, इसलिए कोने इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखें तो टोड जो एक जंतु है एक प्रकार का, ये क्या होता है, सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं होता। सरीसृप वर्ग में अगर देखा जाए तो कछुआ आता है, मगरमच्छ आते हैं, सर्प आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो रेंग कर चलते हैं उन्हें सरीसृप प्राणी जगत का समूह में रखा जाता है। इनमें सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ, ये सब रेंग कर चलते हैं। टोड जो होता है मेंढक की तरह होते हैं, ये उभयचर जंतु होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं इनमें से। तो अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन होता है, जीन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, जीन। जीन जो होता है सभी जीवों में अनुवांशिक लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जो है प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन की बात करेंगे तो ये बाइनरी विखंडन के द्वारा होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अमीबा में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो द्विविभाजन यानी कि बाइनरी विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न, कोशिका प्रक्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका फंक्शनल की क्रियाओं का नियंत्रण की बात कर रहा है तो केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, केंद्रक, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। चूँकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी जो न्यूनतम दूरी होगी वो भी शून्य होगी। तो इसमें विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी शून्य होगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा।
जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय जो लगता है ये रेबीज जो रोग होता है इसके लक्षण है, और इसमें जो है क्या कहते हैं इसको हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी कहते हैं, और ये जो है पागल कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या किया था? उत्प्लावक बल की बात करें तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल का व्याख्या जो किया था वो आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर पूछा गया है तो ये कितना होता है? ये होता है 120/80। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 120/80 होता है। ये स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? इनमें से किसकी अपेक्षाकृत लंबी अधिक आंत होती है ये बताना है। तो अगर इनमें से अगर हम देखे जाएगा तो खरगोश की सबसे लंबी हो जाएगी आंत। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखा जाएगा तो दिए गए जानवरों में लोमड़ी, बाघ, कुत्ता सब मांसाहारी हैं। खरगोश क्या है? शाकाहारी जानवर। तो शाकाहारी पशुओं की छोटी आंत जो होती है वो मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतः सेलुलोज का पाचन करते हैं और सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मांसाहारी पशु को भोजन पकाने में कम समय लगता है। यही कारण है कि शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत क्या होती है? मांसाहारी पशुओं के अपेक्षा बड़ी होती है। एवं पूर्ण आयु वर्ग वाले खरगोश की आंतों की लंबाई क्या होती है? मुख्यतः शरीर की लंबाई से 9 से 12 गुना अधिक होती है। ठीक है, और ये लगभग कितना होता है? 300 से लेकर 350 सेंटीमीटर तक। तो आंसर इनमें से हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो वो थे एंटोइन एल लैवोजियर। ठीक है, कौन थे? एंटोइन एल लैवोजियर जो थे ये दोनों ने रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लैवासियर को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? ठीक है, असंचरणीय रोग इनमें से कौन सा ये बताना है, यानी कि जो सचरता नहीं या फिर जो फैलता ना हो उस रोग के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, मधुमेह रोग होता है वो असंचरणीय रोग होता है। मधुमेह जो है आग्नेय से संबंधित रोग है, आग्नेयाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्त्राव नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, बाकी इसमें से खसरा है, जलांतक जिसको हम कहते हैं रेबीज। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेबीज रोग, हिंदी में इसको जलांतक कहते हैं। और रोहड़ी, रोहड़ी जो है इसको क्या कहते हैं? डिप्थीरिया को रोहड़ी कहते हैं। तो ये सब क्या है? जीवाणु जनित। डिप्थीरिया है जीवाणु जनित रोग यानी कि रोहड़ी, और जलांतक यानी कि ये वायरस वाला है, खसरा भी वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना त्वरण होगा ये बताना है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण g का कितना मान होता है? तो g बराबर होता है कैपिटल G mv/r²। ठीक है, कैपिटल G, ये m जो है ये क्या है? ये पृथ्वी का जो है द्रव्यमान है और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पर माना कि नए ग्रह जो है उसका गुरुत्वाकर्षण g' है, तो g' की बात कर रहा है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? gm'/r' हो जाएगा। ठीक है, तो g' बराबर क्या कहा गया है कि m' जो कहा गया है वो m/2 है, यानी पृथ्वी का आधा है, और r' भी पृथ्वी का आधा है। तो यहाँ पर रख देंगे तो g' बराबर क्या हो जाएगा? gm/2 ये हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व अगर करते हैं तो आ जाएगा g' बराबर आ जाएगा 2gmr/r² आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? g' बराबर ये जो लिखा हुआ ये g के बराबर, तो g' बराबर 2g के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जानवर, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो प्राचीन काल के अगर देखा जाए तो जो ये चिन्ह जानवर और पौधे का अन्य जीवों के अध्ययन जो किया जाता है इनको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पैलियोटोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। इंग्लिश याद रखिएगा, पैलियोटोलॉजी कभी पूछ लिया जाता है इसी तरीके से, खासकर इंग्लिश में ही लिखा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र और मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। आर्कियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें जो है मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए कार्य करता है। औषध विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी के आकार की बात करें तो ये चपटा गोल टाइप का है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृति जो है अंडाकार भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रहता है, यहाँ पे चपटा, यहाँ पे चपटा और यहाँ पे जो है उभरा हुआ, ये भूमध्य रेखा है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।